नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन के यूनिट 2 की। यूनिट 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज इसमें हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम जानेंगे हिंदी सिनेमा और उसके उद्भव और विकास के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सिनेमा का विकास कैसे हुआ, सिनेमा की विशिष्टता क्या है, विश्व में सिनेमा की यात्रा कैसी रही, भारत में सिनेमा की शुरुआत और उसकी विकास यात्रा, और सिनेमा का वर्तमान दौर कैसा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इस पाठ को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके द्वारा हम जो सिनेमा का तकनीकी पक्ष है उसके बारे में जान सकेंगे, सिनेमा की विशिष्टता, उसके विविध उपयोगों के बारे में जान सकेंगे, सिनेमा के वैश्विक विकास के बारे में और सिनेमा के उदय और विकास की जानकारी के बारे में जान सकेंगे, और सिनेमा माध्यम की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जान सकेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि सिनेमा का उदय जो है 19वीं सदी के अंतिम दशकों में फ्रांस में हुआ। सिनेमा एक दृश्य माध्यम है। इसकी शुरुआत भी दृश्य माध्यम के रूप में ही हुई थी, लेकिन कुछ दशकों के बाद इसमें आवाज़ भी जुड़ गई। जैसे कि आपको पता है कि जो ल्यूमिये बंधुओं ने जो मूवी बनाई थी, जो छोटी छोटी मूवीज़ जो उन्होंने बनाई थी यात्रियों के लिए, और मज़दूरों के ऊपर जो उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स जो बनाई थी, वो मूक थी, उसमें मतलब आवाज़ नहीं थी। और जो भारत में भी जो पहली शुरुआती मूवीज़ बनी थी उसमें भी आवाज़ नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास बढ़ता गया तो उनमें भी आवाज़ों को जोड़ा गया। तकनीकी दृष्टि से सिनेमा में इतने अधिक परिवर्तन हुए कि आज के सिनेमा और 100 साल के सिनेमा में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। अगर आप 1960 की मूवीज़ और आज की मूवीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सिनेमा मुख्य रूप से मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन यह सूचना और शिक्षा देने का माध्यम भी है। सिनेमा का उपयोग खासतौर पर कहानी कहने के लिए किया जाता है। सिनेमा के इतिहास का अर्थ है कथा चित्रों का इतिहास। तो इसमें जैसे कि पहले भी बात हो चुकी कि सिनेमा मुख्य रूप से मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो सूचना और जानकारी देने के लिए और शिक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जिसका उपयोग जो मुख्य तौर पे किया जाता है वे कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, और इसका इतिहास ही कथा चित्रों का इतिहास भी है। सिनेमा टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ। यदि किसी दौड़ते हुए घोड़े के क्रम में लगे गए, जैसा कि आप पिक्चर्स में देखते होंगे, तो फोटोज़ अगर आपने देखी हो तो उसमें अगर हम क्रमवार किसी फ़ोटो को लगाएं स्टेप बाय स्टेप और उसको एकदम स्पीड के साथ एक के बाद एक गुजारे, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो चित्र जो है वो सच में चल रहा है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि यदि किसी दौड़ते हुए घोड़े के क्रम से लिए गए स्थिर चित्रों को इस गति से आंखों की ओर से गुजारा जाए कि 1 मिनट में लगभग 24-25 चित्र निकल सके, तो हमें ऐसा आभास होगा कि हम घोड़े को दौड़ते हुए देख रहे हैं। ये आपने बहुत सी जो पिक्चर्स होती हैं, फोटोज होती हैं, उनके साथ करा भी होगा कि एक ही टाइप के स्थिर चित्रों को आपने एक साथ 20-25 को एक साथ करा और आपने जब उसे तेज किया आपने एक साथ क्रम से लेकर निकले हों, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे वो चित्र चल रहा है। इसी सिद्धांत पर सिनेमा का जो है वो विकास हुआ। उसमें जो रील होती है उसमें जैसा आपको पता हो कि फोटोज रहती हैं उस रील में, और वो इतनी स्पीड से चल रही होती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे पिक्चर्स मूव कर रही हैं, जो उसमें व्यक्ति वो मूव कर रहे हैं। स्थिर छायाचित्रों के संयोजन से गतिशील चित्रों का विकास 19वीं सदी के आखिर दशकों में हुआ। इसके आविष्कार का श्रेय आविष्कारक थॉमस एडिसन को जाता है। इस तरह का पहला प्रयास इंग्लैंड के एडवर्ड मुइबर्स ने किया था। मतलब इसमें सहयोग दिया था आगे जाकर के इसका आविष्कार जैसे जैसे आगे बढ़ता गया। फिर मुइबर्स ने घुड़दौड़ के मैदान में कई सारे तार बांध दिए, प्रत्येक तार को एक स्थिर कैमरे के साथ जोड़ दिया, और जब मतलब घोड़े दौड़ने लगे तो उन्होंने चित्र लिए, और फिर उसके बाद उन चित्रों को एक साथ उन पर लालटेन की रोशनी डालकर उनका प्रतिबिंब प्रदर्शित किया। तो ये सब इसमें बातें हैं जो विकास यात्रा इसमें बताई गई है। फिर मुई ब्रिज से प्रेरणा लेकर थॉमस एडिसन भी इसमें दिलचस्पी बढ़ी। एडिसन ने गतिशील तस्वीरों का प्रयोग 1888 में स्कॉटिश वैज्ञानिक विलियम कैनेडी डिक्सन के निर्देशन में शुरू किया।
जब उसने वैक्स सिलेंडर पर फोटोग्राफी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। 1889 में 1889 में डिक्सन ने इस क्षेत्र में जबरदस्त पहल की जब उसने जॉर्ज ईस्टमैन की सेल्यूलॉइड का इस्तेमाल किया। तो इसमें बताया उसमें टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया किन किन टेक्नोलॉजी का फिर प्रयोग हुआ और किस प्रकार से वे चीज़ें आगे बढ़ती गई। इसका हाल के इस इस चीज़ का हल जो है फ्रांस के अगस्ते लूमी और लुई लूमी जो लूमिया बंधुए थे उन्होंने निकाला। उन्होंने आधुनिक पोर्टेबल कैमरे का इस्तेमाल किया जो प्रिंटर और प्रोजेक्टर के रूप में भी काम कर सकता था। ल्यूमिया बंधुओं ने सिनेमाटोग्राफी एडिसन के यंत्र पर ही आधारित थी। 28 दिसंबर 1895 को ल्यूमिया बंधुओं ने पेरिस के कैफे में बेसमेंट के दर्शकों से पैसे लेकर गतिशील तस्वीरों को संक्षिप्त सा प्रदर्शन किया। जैसा आपको फ्लिकर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने ही प्रदर्शन किया था। फिर 19वीं सदी के अंत तक आते आते दुनिया के कई हिस्सों में मूवी कैमरे का प्रयोग होने लगा। पहले तो प्रोजेक्टर वाले जो कैमरे होते थे, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पोर्टेबल जो कैमरा था उनका उपयोग किया गया। फिर उसके बाद जो मूवी कैमरे थे उनका प्रयोग होने लगे। इनके द्वारा दिखाए जाने वाले छायाचित्र 35 मिलीमीटर के होते थे और प्रत्येक 1 सेकंड में 16 स्थिर चित्र होते थे। मतलब 1 सेकंड के अंदर 16 स्थिर चित्र एक फ्रेम से गुजरते थे, जिन्हें फिल्मों की भाषा में फ्रेम कहा जाता है। आरंभ में जब लुमिया बंधुओं ने फिल्म बनाना शुरू किया तब कैमरा एक स्थान पर स्थिर रहता था। कैमरे के सामने से जो भी दृश्य गुजरता उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता था, वह भी एक बार में। यानी कि एक फिल्म एक शॉट की होती थी। एक दृश्य एक शॉट कहलाता है। तो उस समय एक दृश्य को ही कवर किया जा सकता है, इसलिए उसको एक शॉट की एक फिल्म बनती थी। लेकिन जब बाद में कैमरे का इस्तेमाल तरह तरह से किया जाने लगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चलाते हुए फिल्म शूट की जाने लगी, तो एक ही स्थान पर रखते हुए कैमरे के लेंस को नज़दीक से दूर और दूर से फिल्माना मुमकिन हुआ, जैसे सिनेमा की भाषा में जूम इन और जूम आउट कहा जाता है। तो ये सब कार्य होने लगे जब कैमरे का विकास होने लगे। दूसरा महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव क्या हुआ, विभिन्न शॉटों को जोड़कर फिल्म को लंबा किया जाने लगा। पहला तो सिर्फ एक शॉट में एक फिल्म बनती थी, लेकिन अब जब कैमरे को इतनी तरीके से यूज़ होने लग गया कैमरे का, और इतने सारे कैमरे यूज़ होने लग गए और इतना तकनीकी विकास हो गया, तो कई शॉट्स को जोड़ करके एक फिल्म बनाई जाने लगी। जैसा आपने कई बार सुना होगा, जब डायरेक्टर जो है वो कैमरा रोल एंड एक्शन बोलता है, उसके बाद जब एक शॉट कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो वो उसे कट कर देता है, और कट होने के बाद वो एक शॉट और फिर उसके बाद दूसरा सीन तैयार किया जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके फिल्में बनती हैं। तो इस प्रक्रिया को सिनेमा की भाषा में संपादित करना कहते हैं। तो इसमें ऐसी शब्दावलियाँ यूज़ की जा रखी हैं, इस्तेमाल हो रखा है इनका, जैसे कट, फेड इन, फेड आउट, डिसॉल्व, जंप कट, फ्लैशबैक आदि कई प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से संपादन संपन्न किया जाता है। संपादन में नवीनतम यंत्रों के प्रयोग के कारण एडिटिंग के साथ साथ मिक्सिंग का काम भी अधिक कुशलता और कई तरह के प्रयोगों द्वारा किए जाने लगा है। आपको भी पता होगा कि जैसे कोई म्यूजिक अगर डालना रहता है किसी हॉरर मूवी में, तो उसके लिए हमें एडिटिंग की ज़रूरत होती है, और भी कई तरह की जो आवाज़ें रहती हैं। अगर किसी बंद कमरे में हमें किसी घर में कोई आवाज़ हमें करनी है, जैसे किसी जूते के चलने की, या किसी आवाज़ गूंजने की, या किसी अजीब अजीब आवाज़ की, तो फिर हमें एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है और मिक्सिंग भी उसमें करनी पड़ती है। तो इसका काम भी होने लग गया है। फिल्म में जब दृश्य के साथ आवाज़ भी जुड़ गई तो दृश्यों को अधिक यथार्थपरक बनाकर पेश किया जा सकना संभव हो सका। किसी दृश्य में केवल पात्रों द्वारा ही कही जा रही बातों को, जिन्हें हम संवाद के रूप में जानते हैं, उनको फिल्माना ही नहीं बल्कि उसके साथ पूरे माहौल में जो आवाज़ होती है जिनसे माहौल जीवंत बनता है, उसे भी रिकॉर्ड करना संभव हो सका। बाद में दृश्य के भाव को बढ़ाने के लिए संगीत का भी प्रयोग किया जाने लगा। भारतीय फिल्मों में तो इसी कारण गीत और संगीत की एक स्वतंत्र विधा ही विकसित हो गई। तो भारतीय फिल्मों में इसी कारण आपको पता होगा कि भारतीय फिल्मों में अभी के समय में बिना गीतों के कोई भी फिल्म नहीं बनती है भारत में। हालांकि जो साउथ में है वो कई मूवीज बिना गानों के भी बनती, लेकिन बॉलीवुड में बिना गानों के कोई मूवीज ही नहीं रहती हैं। फिल्मों की एक महत्वपूर्ण विधा है फीचर फिल्म, जिसे कथा चित्र भी कहते हैं। जब पहली बार फिल्में
फीचर फिल्में बननी शुरू हुई तो चमत्कारी कहानियां भी प्रस्तुत की जाने लगी जिन्हें नाटकों में दिखाना मुमकिन नहीं था। फिल्मों में दो या अधिक दृश्यों की मिक्सिंग की तरह ऐसे दृश्यों को दिखाया जाना भी संभव हो सका जिन्हें यथावत फिल्माना मुमकिन नहीं था। अब अधिक जटिल दृश्यों को कंप्यूटर के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इसी वजह से जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, टर्मिनेटर, क्रिश, अवतार जैसी फिल्में संभव हो सकी। तो आपको पता होगा कि जो ये जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, इन सब मूवीज़ में कितनी ज़्यादा एडिटिंग की आवश्यकता होती है और कितनी ज़्यादा मिक्सिंग और कितनी ज़्यादा इसमें तकनीकी आवश्यकता होती है। तो इन्हीं सब का उपयोग करके ऐसी मूवीज़ बनती हैं। तो जैसे कि हमने इन सब बातों को जानने कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आप चाहे तो इन्हें कर सकते हैं। सिनेमा की विशिष्टता और प्रकार्य। ल्यूमियर बंधुओं ने पहली बार जिन फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था वे 1 से 2 मिनट की लंबी थी और प्रत्येक फिल्म एक एक शॉट की थी। इनमें से एक फिल्म में फैक्ट्री से निकलते हुए मजदूरों को दिखाया गया था। एक अन्य फिल्म में एक छोटा बच्चा बगीचे में पानी देने वाले माली को परेशान करता। एक अन्य फिल्म में पेरिस में होने वाली किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए लोगों के आगमन को दर्शाया गया। तो ये सब इसमें बातें थी। पहली फिल्म वृत्तचित्र का, दूसरी फिल्म कथा चित्र का और तीसरी फिल्म समाचार चित्र का मूल रूप है। तो इसमें वृत्त जो फिल्म के हैं उनके टाइप्स भी बता दिए गए हैं कि पहली फिल्म जो है जैसा कि उसमें फैक्ट्री से निकलते हुए मजदूर वृत्त चित्र का प्रतीक है, वृत्त चित्र का। और दूसरी फिल्म कथा चित्र का है जिसमें एक बच्चा माली को परेशान कर रहा है बाग में पानी देते हुए। और तीसरा जो है वो समाचार चित्र का जिसमें कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हुए आते हुए लोगों का आगमन दर्शाया गया है। लूमियर बंधुओं ने लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरने का मौका दिया जिसकी वे इससे पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह अनुभव एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन बाद में फ्रांस के जॉर्ज मैलिस ने चमत्कार को दूसरे शब्दों में यथार्थ को यथार्थ बनाकर पेश किया। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आपने शॉन द शीप एक कार्टून देखा होगा, उसमें जो टॉयज रहते हैं छोटे छोटे, उनको कैरेक्टर्स के रूप में यूज़ किया जाता है और उनको इस तरीके से फिल्माया जाता है कि हमें लगता ही नहीं कि वो सच में टॉयज हैं, वो हमें लगता है चलते फिरते हैं। लेकिन जैसे इसमें बताया गया है कि जॉर्ज मैलिस उन्होंने एक खिलौने की गाड़ी को प्रकृति चित्र की पृष्ठभूमि में चलते हुए फिल्माया और यह भ्रम पैदा किया जैसे कि वह वास्तविक रेलगाड़ी चल रही है। तो इस तरह जॉर्ज मैलिस ने अ ट्रिप टू द मून नामक फिल्म में मनुष्य द्वारा चंद्रमा की यात्रा का काल्पनिक दृश्य भी प्रस्तुत किया। तो ऐसे करके शुरुआत होती है जॉर्ज मैलिस द्वारा काल्पनिक फिल्मों की, काल्पनिक दृश्यों के निर्माण की। सिनेमा माध्यम का उपयोग सूचना, शिक्षा और मनोरंजन दोनों प्रकारों के लिए किया जाता है। वृत्त चित्रों के निर्माण के पीछे मुख्य रूप से सूचना और शिक्षा ही है। भारत में फिल्म्स डिवीजन कई दशकों से ऐसी ही फिल्में निर्मित करता आ रहा है जो सामाजिक सूचनाओं का दृश्यात्मक संप्रेषण करती है। इसी तरह फिल्मों के माध्यम से शिक्षा का कार्य भी अत्यंत प्रभावी रूप में किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए इतिहास के विद्यार्थियों को ताजमहल के बारे में फिल्म बनाकर भी जानकारी दी जा सकती है। उसके बारे में अच्छे से फिल्म जो उसमें इतिहास है उस अगर फिल्मों के द्वारा समझाया जाएगा तो बच्चे और ज़्यादा अच्छे से उसे समझ पाएंगे और उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। इसी तरह विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने के लिए दृश्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज आपको भी पता हो कि अब विजुअल चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया जाने लगे। स्कूल में प्रोजेक्ट्स ये सब का भी यूज़ किया जाता है। कई थ्योरीज या कई जो थ्योरीज होती हैं उनको समझाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। विज्ञान में और सोशल साइंस में भी इनका उपयोग किया जाता है। ज्योग्राफी इन सब में भी इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी उपयोग किया जाने लगे क्योंकि इनसे चीज़ों को समझना और उन्हें महसूस करना काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन फिल्मों का सर्वाधिक उपयोग अभी भी मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसके लिए एक ऐसी कथात्मक फिल्मों का निर्माण किया जाता है जिनको देखकर मनुष्य उसी तरह का आनंद ग्रहण करता है जैसे उपन्यास पढ़ने से प्राप्त होता है। तो फिल्म की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कथात्मक फिल्म की ही है। आपको भी पता होगा जो फिल्में रहती हैं उनकी पहले स्टोरी राइटिंग होती है। अगर उन्हें पब्लिश कर दिया जाए उसी टाइम तो वो एक नॉवल की तरह उनका यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर उसी नॉवल को हम टीवी पे प्रदर्शित करें, फिल्माएं, तो वो मन को और ज़्यादा आनंदित करती है पढ़ने से ज़्यादा। जीवन का दृश्यात्मक अंकन करने की क्षमता से जीवन की कथा प्रस्तुत करना आसान हो गया है। अब जैसे कि अब जो हमारा जीवन है
जो हमारा समाज, अगर आप उसको देखते हैं टीवी इत्यादि पर, तो उसको जो समझना होता है वो काफ़ी आसान हो गया है। और जीवन को हम यहाँ शब्दों के माध्यम से ही नहीं बल्कि दृश्य और शब्दों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारा वास्तविक जीवन होता है। काल्पनिक इस अर्थ में ही कि काल्पनिक इस अर्थ में कि यह किसी पटकथा लेखक की कलम से जन्म लेता है और अभिनेताओं के अभिनय द्वारा आकार ग्रहण करता है। बस उसमें इतना ही फर्क होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वास्तविक होती ही हैं। लेकिन इस काल्पनिक कथा में यथार्थ का प्रतिबिंब अवश्य होता है। कोई भी काल्पनिक कथा जीवन की बुनियादी सच्चाई से परे होकर निर्मित नहीं हो सकती। जैसा आपको भी पता होगा कि जो मूवीज रहती हैं उसमें बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं जो यथार्थ होती हैं, जिनके बिना अगर आप सिर्फ कल्पनाओं पे मूवी बनाएंगे तो वो मूवी चलेगी भी नहीं, और उसमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी। यह भी सत्य है कि सिर्फ इन सच्चाइयों को देखने के लिए कोई फिल्म नहीं देखता, वह उन प्रयत्नों को भी देखना चाहता है कि इसके जरिए जीवन अपने को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करता है। ये प्रयत्न और ये संघर्ष हमेशा हर किसी को जीवन में किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए साहित्य में कि इसलिए साहित्य की तरह फिल्में भी इस दौर में अपने पहले के दौर से अलग होती है, और एक ही दौर की फिल्में एक दूसरे से अलग होकर भी एक ही समय को अभिव्यक्त कर रही होती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है। अब हम विश्व में सिनेमा की यात्रा पर चर्चा करेंगे। तो लूमियर बंधुओं ने दूसरा महत्वपूर्ण नाम जॉर्ज मेलिस का लिया जाता है। लूमियर बंधुओं के बाद उसने कुछ फिल्मों का निर्माण किया जिसमें यथार्थ और फैंटेसी का सम्मिलित रूप हमें देखने को मिलता है। उसके द्वारा किए गए प्रयोगों को ट्रिक फिल्म के नाम से जाना जाता है। ट्रिक फिल्म आप बोल सकते हैं उन्हें, या साइंस फिक्शन मूवीज भी अब बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, क्योंकि वह इस तरह के कैमरों का प्रयोग करने में सफल हो जिससे सिनेमा के पर्दे पर लोगों ने वह देखा जो मेलिस दिखाना चाहते थे, ना कि वह जो उसने शूट किया था। उसने क्या शूट करा हुआ कि खिलौने वाली ट्रेन चल रही है, एक मून जो उसने बॉल बनाई होगी उसके ऊपर ट्रेन जा रही है, और फिर आदमी जो है उसके ऊपर जाके पहुंच गया है, ये उसने शूट करा होगा। लेकिन उसने दिखाना क्या चाहा लोगों को कि एक जो ट्रेन है खिलौने वाली वो पहाड़ों पे चल रही है। लोगों ने ऐसा महसूस करा कि वो ट्रेन सच में चल रही है, पहाड़ों के बीच चल रही है, और जो व्यक्ति वो सच में चंद्रमा पर पहुंच गया है। मेलिस के बाद 20वीं सदी के पहले दशक में अमेरिका में ऐसी फिल्मों का निर्माण किया गया जिसे फीचर फिल्मों का आरंभिक रूप कहा जाता है। इसमें एडविन एस पोर्टर की फिल्म द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का उल्लेख किया जा सकता है। मेलिस ने ल्यूमियर बंधुओं के विपरीत एक शॉट के स्थान पर बहुत शॉट की फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में बनने वाली फिल्मों में विभिन्न शॉटों को संपादित कर फिल्म का निर्माण किया गया। तो यह नई शुरुआत थी जब फिल्मों को जो फिल्में थी उनको संपादित करने और विभिन्न शॉटों को आगे पीछे जोड़कर कहानी का निर्माण कर सकने की जो क्षमता है फिल्मकारों ने हासिल की थी। ग्रेट ट्रेन रॉबरी में इस दृष्टि से पहली प्रभावशाली फिल्म कहा जा सकती है, जिसे देखते हुए दर्शकों में इस बात की उत्सुकता बनी हुई थी कि आगे क्या होगा। 20वीं सदी के यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में लघु फिल्मों का निर्माण शुरू हो गया था, जो शॉर्ट मूवीज बोलते हैं। फिल्म एक रचनात्मक माध्यम भी, इसका प्रमाण सबसे पहले अमेरिकी फिल्मकार D.W. ग्रिफिथ की फिल्मों से मिला। तो आपको पता होगा कि फिल्मों में क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है डब्ल्यू ग्रिफिथ के बारे में। उन्होंने अपनी फिल्मों में कहानी कहने के लिए विभिन्न दृश्यों को ऐसे रचनात्मक रूप में जोड़कर प्रदर्शित किया जो दर्शकों को तर्कसंगत और सामंजस्यपूर्ण नजर आए। द बर्थ ऑफ ए नेशन और इंटॉलरेंस उनकी ऐसी ही मुकम्मल फिल्में थीं। ग्रिफिथ के अलावा चार्ली चैपलिन इस दौर के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्मकार थे। तो ये सब बातें उन्हीं के बारे में बताई गई है। फिल्म निर्माण के आरंभिक 30 साल मूक फिल्म के थे, और यानी कि फिल्में बिना आवाज़ की होती थी। फिर 1927 में द जॉस सिंगर फिल्म के साथ एक ही सवाक फिल्म का दौर शुरू हुआ। हालांकि आरंभिक सवाक फिल्मों में आज की तरह बहुत उच्च गुणवत्ता के दृश्य नहीं होते थे, लेकिन आवाज़ ने फिल्मों में यथार्थ को अपनी पूर्णता में प्रस्तुत करने का आधार प्रदान कर दिया। तो इससे जो मतलब अब जो बात सिर्फ जो फिल्में बिना बोले अपनी बातों को पहुंचाती थी, तो उससे दर्शकों को
थोड़ी मुश्किल होती थी अब उनकी बातों को समझने में, लेकिन जब अब उसमें आवाज़ आ गई तो इससे बहुत बड़ी क्रांति आ गई, और इससे लोग फिल्मों को आसानी से समझ सकते हैं और उसका आनंद ले ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका विकास हुआ। तो सवाक फिल्मों ने वृत्त चित्र और कथा चित्र दोनों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। फिल्मों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए भी किया जाने लगा। इस दृष्टि से नाजी दौर में हिटलर के समर्थन में राजनीतिक प्रचार के लिए जर्मनी में कई वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया, जैसे जिनमें लैनी राइफेंस्टॉल की ट्रिम्प ऑफ द व्हील और ओलंपिया जैसी मूवीज हैं। विश्व सिनेमा का विकास तीसरे दशक के बाद तेजी से होता रहा। अमेरिका में सिनेमा की प्रौद्योगिकी विकसित होने के साथ फिल्म कला का भी बहुविध विकास हुआ। इसमें अमेरिका इत्यादि में भी कई बहुत तेजी से विकास होने लगे इसका। हॉलीवुड जहां अमेरिकी फिल्में बनती थी, वह विश्व में सिनेमा के श्रेष्ठ केंद्रों के रूप में स्थापित हो गया। उसकी यह प्रतिष्ठा आज भी बनी हुई है। खासतौर पर लोकप्रिय मनोरंजन फिल्में बनाने के लिए हॉलीवुड जाना जाता है। आपको पता हो कि उसमें जो हॉलीवुड की मूवीज होती है उसमें क्रिएटिविटी, कलात्मकता कितनी ज़्यादा होती है। तो इसमें जैसे बताया है कि जो रचनात्मकता और कलात्मक है उसमें यूरोप के जो अधिक देश है, फ्रांस, इटली, उन सब की मतलब उन सब का विशेष योगदान है। तो आपने रचनात्मकता फ्रांस, इटली, इन सब की मूवीज़ में देखी होगी। जिनकी हॉरर मूवीज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कलात्मक रूप से उसका प्रदर्शन तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अभी आप और विश्व सिनेमा में उद्देश्यपूर्ण और कलात्मक फिल्मों की शुरुआत का श्रेय सोवियत संघ को जाता है, जिसने मार्क्सवाद से प्रेरणा लेकर सिनेमा में यथार्थवाद की शुरुआत की। सरगेई आइंस्टाइन, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, के अलावा पुडवोकिन ने मैक्सिम गोर्की के प्रख्यात उपन्यास मदर पर इसी नाम से फिल्म बनाई। आइंस्टाइन और पुडवोकिन के बाद जो फिल्मकार सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे वे थे आंद्रे आंद्रेई त्रावोस्की, जिनकी सोलरिस स्टाकर, आंद्रेई वल्बिल और द मिरर विशेष रूप से चर्चित है। इसमें मूवीज इत्यादि के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से किन किन लोगों ने कितना कितना अपना योगदान दिया, सोवियत संघ का कितना योगदान था, इत्यादि बातें हैं इसमें। फ्रेंच सिनेमा में नई तरह के सिनेमा की शुरुआत का श्रेय जॉर्नी को है, जिनकी 1939 में बनी फिल्म रूल्स ऑफ द गेम ने फिल्म कला को नया स्वरूप प्रदान किया। फ्रांस ने सिनेमा को, जिसे कि न्यू वेव का सिनेमा कहा जाने लगा था, 50 और 60 के दशक में भी कई नए प्रयोग किए। फिर यूरोप के अलावा सिनेमा का विकास एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी हुआ। 1960 की क्रांति के बाद के दौर में क्यूबा ने कई उल्लेखनीय फिल्मों का निर्माण किया। ऐसी एक फिल्म लूसिया, जिसमें निर्देशक जो था वो हुम्बर्टो लेस थे। उसमें वृत्त चित्र शैली में लूसिया नामक स्त्री के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया था। एशिया, जापान, भारत और चीन में कई प्रसिद्ध फिल्मकार हुए, जैसे जापान में अकीरा कुरोसावा और भारत में सत्यजीत रे। और फिर अकीरा कुरोसावा की राशोमोन और सेवन सामुराई विश्वविख्यात फिल्में हैं। तो ये सब बातें इसमें। सिनेमा का विकास आज भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका, यूरोप का सिनेमा 7वें दशक के बाद व्यावसायिकता और मनोरंजन के दायरे में ही सीमित होकर रह गया है। इसमें मनोरंजन की फिल्में बहुत ज़्यादा अधिक बनती हैं। फिल्में बनाना अब बहुत बड़ा उद्योग हो गया। इसमें रचनात्मकता और कलात्मक फिल्मों के लिए गुंजाइश काफ़ी कम कर दी है, फिर भी समय समय पर कई उत्कृष्ट फिल्में सामने आती रहती है। अब हम इसमें भारत में जो सिनेमा की विकास यात्रा है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में सिनेमा का विकास जो है वो विश्व सिनेमा के लगभग समानांतर हुआ है। ल्यूमियर बंधुओं ने भारत में अपनी पहली फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 की शाम को 6 बजे मुंबई के वॉटसन हॉल में किया था। और इन प्रदर्शनों ने भारतीयों में भी सिनेमा के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। फिर उसके बाद लूमियर बंधुओं की फिल्में देखने वालों में हरीशचंद्र सखाराम भाटवड़ेकर भी थे। भाटवड़ेकर स्थिर फोटोग्राफी की कला में प्रवीण थे। फिर उसके बाद उन्होंने वही कैमरा मंगवाया जो लूमियर बंधुओं के फिर पास था। फिर उन्होंने
मुंबई के ही हैंगिंग गार्डन में कुश्ती का आयोजन किया और इस कैमरे में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। फिर इसके बाद उन्होंने 1901 में पहला वृत्तचित्र भारत में निर्मित हुआ, जिसमें एक भारतीय विद्यार्थी के विदेश से पढ़कर लौटने के दृश्य को फिल्माया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा के पितामह समझे जाने वाले फिल्मकार ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के भी कहते हैं, फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम था हरिश्चंद्र, जैसा कि आपको पता होगा। फिर इसके बाद पहली बोलती फिल्मों में आलम आरा थी। भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित थी यह फिल्म। ये फिल्म आवाज रहित थी, मतलब इसमें आवाज नहीं थी। लेकिन अगर आप इसे अभी के समय में यूट्यूब पे सर्च करेंगे और इस मूवी को देखेंगे तो इसमें आवाज दे रखी है। इसे अपार लोकप्रियता मिली। इसके बाद भारत में फिल्म निर्माण का सिलसिला जो है वो चल पड़ा। भारत में फिल्मों के निर्माण से पहले तक पारसी थिएटर के नाटक काफी लोकप्रिय होते थे। आपको पता होगा कि जो पारसी होते थे वो कैसे करके नाटक किया करते थे। इन नाटकों की शैली मेलोड्रामा की थी। फिर जैसे जैसे सिनेमा चालू होता गया, फिर इन जो नाटककार थे इसमें उनको काम मिलना बंद हो गया, और ये जो फिर जहाँ पे नाटक प्रदर्शित किए जाते थे वहाँ पर अब मूवीज को दिखाया जाने लग गया। जैसे कि यहाँ पे बताया कि पारसी थिएटर की तरह फिल्में भी धार्मिक, पौराणिक और रहस्य, रोमांच से परिपूर्ण कथाओं पर आधारित होती थी। लेकिन बाद में सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। इस तरह फिल्में जो 1925 में बनी थी वह थी सावकारी पाश। इसके निर्देशन थे बाबूराव पेंटर और इसके नायक थे वी शांताराम। और मराठी फिल्मों में बड़े अभिनेता और निर्देशक बने ये दोनों। फिर भारत में 1300 से अधिक मूक फिल्में बनी। तो ये सब बातें इसमें आ जाती है मूक फिल्मों के इतिहास के बारे में। पहली जो सवाक फिल्म थी, जिसे हम बोलती फिल्म भी कहते हैं, वो आलम आरा थी, जो 1931 में बनी थी, जिसके डायरेक्टर थे आदिल श्री ईरानी। फिर इसके बाद सवाक फिल्मों का निर्माण का सिलसिला बढ़ता गया। और फिर जैसा कि इसमें बताया कि इसमें भक्त प्रहलाद और तमिल में कालिदास का भी निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। बहुत सी भारतीय भाषाओं में मूवीज बननी चालू हो गई। प्रति वर्ष लगभग 1000 से अधिक फिल्मों का निर्माण भारत में किया जाता है, जो विश्व के किसी भी देश द्वारा प्रतिवर्ष बनाई जाने वाली फिल्मों से ज़्यादा है। शुरुआती दशकों में फिल्म निर्माण के लिए कई कंपनियां और स्टूडियो स्थापित किए गए। इनमें रंजीत मूवीटोन, न्यू थिएटर्स, प्रभात स्टूडियो, वाडिया मूवीटोन, बॉम्बे टॉकीज, मिनर्वा मूवीटोन आदि प्रमुखता। इसमें दो तीन नाम याद कर सकते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय फिल्मों का नियंत्रण के लिए 1920 में सेंसर की व्यवस्था लागू की, जो आज भी जारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक विभिन्न प्रतिबंधों के कारण आज़ादी की लड़ाई को फिल्म का विषय बनाकर प्रस्तुत करना मुश्किल था, लेकिन सामाजिक विषयों को लेकर फिल्म बनाई जा सकती थी। इसके अलावा समाज को एक सूत्र में बांधे रखने से संबंधित विषयों को फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। भारत में बनने वाली मेलोड्रामा फिल्मों में गीत, संगीत और नृत्य को अनिवार्य उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारतीय सिनेमा में आरंभ से ही एक मनोरंजन और प्रभात फिल्में बनती रही हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक सदस्यता से प्रेरित कलात्मक फिल्में भी बनती रही है। 50 के दशक में ऐसी फिल्में बनाने वालों में वी शांताराम, विमल रॉय, महबूब, अमीय चक्रवर्ती, सत्यजीत रे, सोहराब मोदी, मृणाल सेन इत्यादि आ जाते हैं। इफ्ता के सहयोग से बनी धरती के लाल, चेतन आनंद के बनी निर्देशन में बनी नीचा नगर, विमल रॉय, दो बीघा जमीन, महबूब की मदर इंडिया जो बनी थी 1957 में, सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली, राज कपूर की बूट पॉलिश और जागते रहो मूवी, और गुरुदत्त की प्यासा इस दौर की श्रेष्ठ फिल्में कह सकते हैं हम। 40, 60 और 50 के दशक की मूवीज हम बोल सकते हैं इन्हें। 1994 में भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई। हर साल श्रेष्ठ भारतीय फिल्मों को एक पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। फिर बच्चों के लिए भी फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए 1955 में
भारत सरकार ने चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। फिर 1960 में भारत ने वित्त निगम की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम कर दिया गया। इसके बाद इनको प्रोत्साहित किया गया फिल्मों को बनाने के लिए। फिर इसी वर्ष पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में बदलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कर दिया गया। जैसा आपको पहले यूनिट फर्स्ट में बताया गया था कि बंगाल के और जो बंगाल के डायरेक्टर्स ये सब थे, बंगाली डायरेक्टर जैसे सत्यजीत रे, मृणाल सेन, इन सब ने मिलकर ही जो पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट था उसकी स्थापना की थी। इस संस्थान ने भारतीय सिनेमा को उत्कृष्ट कोटि के निर्देशक और अभिनेता प्रदान किया। जैसा आपको पता हो कि अभी भी वहीं से आते हैं सीख करके लोग, वहीं से निर्देशन ये सब और अभिनय ये सब करना वहीं से सीखते हैं। जैसे आपने बहुत से लोगों का नाम सुन रखा होगा, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, और भी लोग हैं जो वहाँ से आते हैं। राजकुमार रॉय का आपने नाम सुना होगा। तो 70 के दशक में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट कलात्मक फिल्म बनाने वाले कई फिल्मकार सामने आए। इस दौर की कलात्मक और सौदश्यपूर्ण फिल्म के आंदोलन को समानांतर सिनेमा आंदोलन नाम दिया गया। इस दौर के मुख्य प्रमुख फिल्मकार में बांग्ला में उत्प्लेंदु चक्रवर्ती, और फिर मलयालम में जी अरविंदम, और फिर अदू गोपाल कृष्ण, कन्नड़ में गिरीश कासरवल्ली, बी काथर, और फिर गुजराती में सत्यदेव दुबे, और हिंदी में श्याम बेनेगल, बासु भट्टाचार्य, बासु चटर्जी। तो ये सब नाम हमें देखने को मिलते हैं। कलात्मक उत्कृष्टता के लिहाज से यह दौर काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस दौर में भारतीय सिनेमा ने नए प्रयोग किए। 90 के दशक तक आते आते सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में सिनेमा की समानांतर धारा लुप्त हो गई। जैसे कि आपको पता हो कि अभी मैंने बताया था कि जो सरकार थे उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए वित्त निगम भी स्थापित किया था, लेकिन धीरे धीरे जो सरकार थी उसने इसका अभाव दिखाना चालू कर दिया, प्रोत्साहन देने में अभाव होने लगी, जिसके कारण समानांतर धारा थी जो सिनेमा की वो लुप्त होते चली गई। सिनेमा का वर्तमान दौर हमें क्या बताता है कि सिनेमा से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों में पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदलाव हुआ है। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी ने सिनेमा के निर्माण में तकनीकी पक्ष को ज़्यादा प्रबल कर दिया है। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि तकनीकी पक्ष में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। पिछले 5-6 दशकों में फिल्मों टीवी पर दिखाई जाने लगी हैं, और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने कंप्यूटर और मोबाइल पर भी इनका प्रदर्शन आम कर दिया है। टीवी के लिए अलग से फिल्में और धारावाहिकें बनने लगी। स्मार्टफोन्स ने मोबाइल पर ऐसे ऐप उपलब्ध करा दिए जिन पर फिल्म, धारावाहिक, वृत्तचित्र न केवल देखे जा सकते बल्कि उनके लिए अलग से इन विधाओं में कार्यक्रम का निर्माण और प्रदर्शन होने लगा है। जैसे आपको पता होगा कि अब बहुत सी ऐप्स है, जैसे अल्ट बालाजी, या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, या प्राइम अमेज़न प्राइम वीडियो हो गया, और भी Z5 हो गया। वो सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप नाटक भी देख सकते हैं और फिल्में भी वहाँ दिखाई जाती हैं, और वेब सीरीज़ भी कई होती हैं जो वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब ऐप्स जो हैं वो अब उपलब्ध हो गई है। भारत में सिनेमा के इस विकास ने के सभी चरणों के प्रभाव को देखा जा सकता है। सरकारी की मदद की वजह से 7वें-8वें दशकों में विभिन्न भारतीय भाषाओं में काफ़ी उत्कृष्ट फिल्में बनी थी, लेकिन 90 के दशक के बाद सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन के अभाव में सामाजिक सौदेश और कलात्मक फिल्मों का निर्माण पहले की तुलना में कम हो गया। तो ये सब बातें मैं बता चुका हूँ आपको। एक बार फिर मुख्यधारा की फिल्मों के दायरे में ही कई युवा फिल्मकारों ने उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण किया, और ये परंपरा आज भी जारी है। जैसे आपको मैंने अनुराग कश्यप का नाम बताया, और भी कई व्यक्ति हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया था फर्स्ट यूनिट में उनके बारे में, कि उन्होंने जो समानांतर सिनेमा की जो धारा है उसको अभी भी जीवित रखा हुआ है। जो सामाजिक सौदेश्य मूवी का होना चाहिए, उन्होंने उसे अभी भी जीवित करके रखा हुआ है। भारतीय फिल्मों का आज विश्व बाजार बन गया है। विदेश में बसे भारतीयों के कारण यूरोप और अमेरिका में भारतीय फिल्मों के नियमित प्रदर्शन होने लगे हैं। टेलीविज़न और इंटरनेट ने फिल्मों के दर्शक बढ़ा दिए हैं। लोग बस अब वीसीडी और डीवीडी के रूप में अपने लैपटॉप और पेन ड्राइव में फिल्मों को प्रतिलिपि अपने पास रखना पसंद करते हैं। आपको भी पता होगा लोग अब लैपटॉप या पेन ड्राइव में ही मूवीज़ को सेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं,
और डीवीडी इत्यादि में भी वो मूवीज़ को सेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि कलात्मक तौर पर गैर व्यावसायिक फिल्में भी अपनी लागत निकाल लेती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। जो लोग सिनेमा में जाकर मूवीज़ नहीं देखते वो मूवीज़ सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अब आ गए हैं, ताकि लोगों को सिनेमा घरों में ना जा कर के वे घर पे ही फ़ोन में जा चीज़ों को देख सकें या कंप्यूटर में ही चीज़ों को देख लें। प्रौद्योगिकी दृष्टि से नए प्रयोग भी किए जाने लगे। यही वजह है कि यदि एक और क्रिश रोबोट 2.0, रावण, बाहुबली जैसी फिल्में बन रही हैं, तो दूसरी और लोकप्रिय एनिमेशन फिल्मों का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन अब कम बजट में अच्छी फिल्में भी बनाई जा सकती हैं, जैसे आपने कांतारा का नाम सुना होगा। और भी कई मूवीज़ हैं जिन्होंने बहुत कम बजट में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। उड़ीसा की भी कई मूवीज़ है, बांग्ला की भी कई मूवीज़ हैं। निश्चय सिनेमा का भविष्य उज्जवल है। तो इसमें ये निष्कर्ष आ जाता है, जिसमें हमने जो बातें पढ़ी उसके बारे में ही बताया जाता है कि किस प्रकार से सिनेमा की जो टेक्नोलॉजी है और उसका जो निर्माण है उसमें अमेरिका और यूरोप का कितना ज़्यादा योगदान है। फिर धीरे धीरे कैसे इसका विकास हुआ और कैसे किस प्रकार की इसमें फिल्में बनाई गई, फिर भारत में किस प्रकार से फैली फिल्म की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद पहले कैसी सवा पहली कौन सी सवाक फिल्म बनी, और फिर उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्में लोकप्रिय हुई, भारत में फिल्मों में गीत, संगीत, नृत्य इत्यादि को विशेष महत्व दिया गया। और बस यही सब बातें हैं इसमें। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिनेमा के तकनीकी पक्ष के विकास पर प्रभाव डाली। तो इसमें हम सिनेमा का जो तकनीकी पक्ष है, टेक्नोलॉजी, पहले तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि किस प्रकार से अमेरिका, फिर उसके बाद फ्रांस, फिर लुमिया बंद हुआ और किस प्रकार से थोड़ा बहुत योगदान हुआ। फिर हम इसके कैमरे के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से कैमरे का धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अब डिजिटल हो चुका है सब कुछ। विश्व सिनेमा के प्रमुख आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसमें हम विश्व सिनेमा के प्रमुख आंदोलनों में हम बताएंगे कि किस प्रकार से विश्व में सिनेमा की शुरुआत हुई और किस प्रकार से ये अभी भी चलता ही आ रहा है और ये आगे भी चलता ही रहेगा। सिनेमा के प्रमुख प्रकारों का 100 उदाहरण उल्लेख कीजिए। भारतीय सिनेमा के उत्तर विकास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए और किसी ऐसे फिल्म की समीक्षा कीजिए जो आपको बहुत पसंद होता है। आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं किसी फिल्म के बारे में जिसका आपके डायरेक्टर्स, गीतकार, संगीतकार, स्टोरी राइटर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको उस मूवी के बारे में थोड़ा कुछ बता देना और उस मूवी के बारे में आपको बताना कि इसमें क्या क्या पक्ष आपको देखने का मिला, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिली, ये समाज को क्या उद्देश्य देता है, ये तकनीकी पक्ष क्या है इसमें, इत्यादि बातें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है, अगर आप किसी और चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो कृपया कर उसे कमेंट में लिखें। और अगर किसी को इन वीडियोस की ज़रूरत है तो कृपया कर उन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।